हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अनुवांशिकी का, जेनेटिक्स का, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स आपके सिलेबस में थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। तो हम इस पूरे टॉपिक्स कवर करने के बाद, पूरे टॉपिक्स को स्टडी करने के बाद, समझने के बाद अब हम देखते हैं इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मीन्स एमसीक्यू, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप इस चैप्टर को, अनुवांशिकी को कितने अच्छे से समझा है, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके, सॉल्व करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चंस है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ तो वो सब अनुवांशिकी के चैप्टर से ही है और दूसरे चैप्टर से नहीं है। जो हमने स्टडी किया है उसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपको इतने उसको लेने की जरूरत नहीं है, कुछ बर्डन लेने की, क्योंकि आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है, आनुवंशिकी गुणों की इकाई होती है, ठीक है। आनुवंशिकी गुणों की इकाई होती है, गुणों की इकाई पूछ रही है, आनुवंशिकी की इकाई पूछ रही है। तो ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है गुणसूत्र, ऑप्शन डी है राइबोसोम, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शंस में समझ नहीं आ रहा है तो आपने अनुवांशिकी समझा है तो आपको तो बनने चाहिए कि अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिकी इकाई क्या है। तो जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, कमांड ऑफ सेल, ठीक है। जो सेल में होने वाले पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसे कमांड भेजता है, तो ठीक है। तो ये था केंद्रक। जीन, सी है ऑप्शन गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और ऑप्शन डी है राइबोसोम, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है जीन, जीन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जीन क्या होता है। जीन गुणसूत्र में पाया जाने वाला एक अनुवांशिक या फिर जो गुणों को कैरी करता है, गुण और लक्षण प्रदर्शित करता है, एक कारक होता है जो गुणसूत्र में प्रेजेंट होता है। तो जो जीन है वो सबसे छोटी इकाई है अनुवांशिकी गुणों की, अनुवांशिक गुणों की, अनुवांशिक लक्षणों की बात हो तो वो जीन ही है जो गुणसूत्र में प्रेजेंट होता है और सबसे छोटी इकाई होता है जो किसी गुणों को, किसी लक्षण को कैरी किए रहता है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। तो जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी है जीन, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अनुवांशिकी गुणों की इकाई जीन होती है, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पौधा चुना था, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा पौधा चुना था, ठीक है। जो मेंडल थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अनुवांशिकी, जेनेटिक्स को समझाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे प्रयोग किए थे। उस प्रयोगों के आधार पर कुछ परिणाम निकले, कुछ निष्कर्ष निकला, तो उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे लॉस, नियम दिए, ठीक है। जो वंशागत का नियम था, अनुवांशिकता का नियम था, तो अनुवांशिकी को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम, लॉज दिए थे। तो उन्होंने कौन सा पौधा चुना था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, प्रयोग को करने के लिए। ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चना और ऑप्शन डी है मटर, ठीक है। तो जो मेंडल ने, हमने पढ़ा है, मेंडल ने मटर पे 10,000 प्रयोग किए थे, मटर के पौधों में 10,000 प्रयोग किए थे। और मटर के पौधों का ही चुनाव क्यों किया था वो हमने देख लिया है, क्योंकि मटर में बहुत सारे विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं और ये क्या होता है, एक वर्षीय पौधा होता है। इसमें जो विपर्याय लक्षण स्पष्ट रूप से दिखते हैं और इसे द्विलिंगी पौधा होता है। अगर उसको उसमें जनक उसको निकाल दिया जाए तो एक लिंगी की तरह भी व्यवहार कर सकता है। इसमें स्वपरागण होता है। तो ऐसे मटर के बहुत सारे गुणों, लक्षणों को लेकर जो मेंडल थे उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है मटर, वो करेक्ट हो जाएगा। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं कि जो अनुवांशिकी के पिता माने जाते हैं, ठीक है। अब अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बैटसन ने, ऑप्शन डी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है जॉनसन ने और ऑप्शन डी है मेंडल ने। तो पहले अगर आपको पता है तो आप वो ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं कि जो बैटसन थे उन्होंने, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मेंडल और बैटसन में
इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस अंतर है, ये कि आनुवांशिकी का अगर शब्द बोल रहा है कि आनुवांशिकी का शब्द किसने दिया था, तब आप बोलेंगे बैटसन ने। बट मेंडल जो थे, जो मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग के आधार पर अपने जो निष्कर्ष देखा, उसके परिणाम दिए और फिर नियम दिए, इसलिए सर्वप्रथम अध्ययन किया, इसलिए मेंडल को ही आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता बोलो या फिर आनुवांशिकी का जनक बोलो, ठीक है। तो ऑप्शन डी है मेंडल, वो करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिकी के पिता मेंडल माने जाते हैं, ठीक है। मेंडल आनुवांशिकी के पिता बोलो या फिर आनुवांशिकी के जनक बोलो तो वो माने जाते हैं। क्वेश्चन 4 है, संकर का उसके अप्रभावी पितृ से क्रॉस कराना कहलाता है, ठीक है। हमने जब आनुवांशिकी विषयक से रिलेटेड कुछ शब्द देखे थे, तकनीकी शब्द, उसमें हमने पढ़ा था संकरण, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब कि दो भिन्न जाति प्रजाति के जीवों को लैंगिक प्रजनन कराना, फिर उनकी संतान की प्राप्ति कराना, तो वो होता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, ठीक है। बैक क्रॉस पढ़ा था, जिसमें जो F1 संतति के जो F1 पीढ़ी में जो संतानें आती है वो क्या करते हैं, अपने किसी जनक के साथ क्रॉस करते हैं, संकरण करते हैं, उसे बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है वो भी देखा है। तो हमारे पास ऑप्शन सी है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में मैंने बताया था कि जो अप्रभावी पिता से या फिर अप्रभावी जनक से उसका बैक क्रॉस कराना, अप्रभावी इंडिविजुअल व्यक्तिगत संकरण कराना ही टेस्ट क्रॉस या फिर परीक्षार्थ संकरण होता है, ठीक है। परीक्षार्थ संकरण में बताया था कि अप्रभावी जो जनक होते हैं उनके साथ बैक क्रॉस या फिर अप्रभावी जो व्यक्तिगत संकरण कराना ही टेस्ट क्रॉस होता है, मतलब परीक्षार्थ संकरण होता है। तो जो ऑप्शन सी है टेस्ट क्रॉस, वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो संकर का उसके मतलब हाइब्रिड जो मिलता है उसका अप्रभावी अपने जनक के साथ बैक क्रॉस या फिर ऐसे क्रॉस कराना टेस्ट क्रॉस परीक्षार्थ संकर कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं कि वह पीढ़ी जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मतलब वह शाखा होगा, ये शाखा होगा, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा की बात कर रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी आनुवांशिकी, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी। जब हमने आनुवांशिकी का चैप्टर स्टार्ट किया था, जेनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने आनुवांशिकी होता क्या है देखा था, समझा क्या है। अगर हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करें तो वो होता क्या है पहले ये समझना तो जरूरी है ना। तो उसको पहले हमने समझा था, देखा था, फिर उसको परिभाषा दिया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जनक से संतान में जाने वाले गुणों और लक्षणों के कारण की खोज की जाती है, उसका पता लगाया जाता है, मतलब कि समानता और विभिन्नता के कारण का पता लगाया जाता है, वही आनुवांशिकी है, वही जेनेटिक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी वही दिया है कि वह शाखा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के स्थानांतरण, मतलब कि जनक से संतानों में के कुछ लक्षण है, जो कैरेक्टर्स है, जो गुण है, वो कैसे जा रहे हैं, उनका पता किसमें लगाया जाता है। तो हमारा जो आनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, इससे हम पता लगाया जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी आनुवांशिकी करेक्ट हो जाएगा। मतलब वह शाखा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होता है, उसका अध्ययन किया जाता है, वो होता है आनुवांशिकी मीन्स जेनेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 का जो ऑप्शन बी है आनुवांशिकी, वो करेक्ट होता है। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन 6 है हमारे पास, जब दो अलग अलग युग्म विकल्पी एक साथ होते हैं तो उनमें से प्रभाव युग्म विकल्पी का होता है, इसे कहते हैं, ठीक है। जब दो अलग अलग युग्म विकल्पी एक साथ होते हैं तो उनमें से प्रभाव युग्म विकल्पी का होता है, जिसे कहते हैं प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमने मेंडल के प्रभाविता का नियम, मेंडल के वंशागत का नियम, आनुवांशिकता का नियम देखा है, मेंडल्स का लॉ देखा है। तो उसमें उन्होंने 3 नियम बताए थे, प्रभाविता का नियम,
पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो ये जो तीनों नियम थे उन्होंने अपने प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर ही दिए थे, आनुवंशिकता को समझाने के लिए, वंशागति को समझाने के लिए। तो जो इसमें बोल रहे हैं कि जब युग्म विकल्पी साथ में होते हैं अलग अलग, तो उनमें से जो प्रभाव युग्म विकल्पी का होता है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब कि जब हमने प्रभावी अप्रभावी कैरेक्टर लक्षण पढ़ा है, तो जो F1 पीढ़ी में क्या होता है, जो प्रभावी गुण होता है, प्रभावी लक्षण होता है, वो शो होता है और दूसरे गुण को, दूसरे लक्षण को दबा देता है। ठीक है, तो ये नियम हमने पढ़ा है प्रभाविता का नियम से। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए प्रभाविता का नियम करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब हमने मेंडल का जब नियम पढ़ा है, मेंडल ने जो नियम दिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो उनके प्रयोग के आधार पर, उनके प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर ही दिया है। तो जिसमें प्रभाविता के नियम पर उन्होंने जो यहाँ पे वाक्य जो सेंटेंस क्वेश्चन पे लिखा है उससे पुष्टि होती है प्रभाविता के नियम से। मतलब उसमें एक जो गुण, एक लक्षण है वो प्रभावी होता है और जो दूसरे लक्षण और दूसरे गुणों को वो दबा देता है। तो यहाँ पे जब दो अलग अलग युग्म विकल्पी एक साथ होते हैं तो उनमें से प्रभाव युग्म विकल्पी का होता है, उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं। एकल संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात आता है। फिनोटाइपिक हमने पढ़ा है, फिनोटाइप क्या होता है, मतलब जो जीव के बाह्य लक्षण को शो करता है, बाह्य लक्षण को प्रदर्शित करता है, चाहे वो जीव का आकृति हो, उसका स्वभाव हो, उसका रंग हो, आकार हो, मतलब उसके बाह्य लक्षण को निर्धारित करता है, उसकी पुष्टि करता है, वो होता है फिनोटाइपिक। तो यहाँ F2 पीढ़ी में जब संकर क्रॉस होता है तो F2 पीढ़ी में क्या उसका फिनोटाइपिक अनुपात आता है। ऑप्शन ए है 1:3:1, ऑप्शन बी है 3:1:1, ऑप्शन सी है 3:1:3 और ऑप्शन डी है वह 1:3:3। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में जब स्वपरागण की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, 25% जो है वो शुद्ध वो वंशागत वाले बनते हैं, 25% जो दूसरे गुण वाले बनते हैं और 50% संकरित संतानें बनती है। ठीक है, मतलब कि 25 जो है वो शुद्ध, अगर मान ले एक एग्जांपल लेते हैं, लंबे पौधे बोनेपन की बात हो रही है, तो F2 पीढ़ी में जो 25% लंबे वाले होंगे, शुद्ध लंबे, 25% शुद्ध बौने और 50% जो होंगे वो संकरित होंगे। ठीक है, संकरित लंबे। तो ऐसे अनुपात बनता है, मतलब कि 1:3:1 का, उसमें हमें F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात दिखता है। तो ऑप्शन ए जो है 1:3:1 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एकल संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात 1:3:1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, किसी संकर का उसके पितरों से क्रॉस कहलाता है। ठीक है, कोई हाइब्रिड है तो उसके पितरों मतलब उसके जनक से क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संकरण, ऑप्शन बी है बैक क्रॉस, ऑप्शन सी है टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन डी है पुनर्संयोजन। ठीक है, तो किसी संकर का अगर हाइब्रिड का उसके जनक से अगर हम संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो वो कहलाता है बैक क्रॉस। हमने टेस्ट क्रॉस का क्या था, अगर अप्रभावी जनक से अगर हम अप्रभावी जनक से कराएंगे तो उसे हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, बट यहाँ पे सिर्फ ओनली उसके पितरों से, उसके जनक से करवाना है। ठीक है, तो वो प्रभावी जनक भी हो सकता है, अप्रभावी भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बैक क्रॉस वो करेक्ट हो जाएगा। किसी संकर का उसके पितरों से क्रॉस करना कहलाता है बैक क्रॉस। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, किसी जीव में उपस्थित दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो इस भित्ति को कहते हैं। अगर कोई जीव है उसमें जो एलिल से युग्म विकल्पी है, अगर वो दोनों ही सेम हो युग्म विकल्पी, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एलिल, ऑप्शन बी है विषम युग्मजी, ऑप्शन सी है सम युग्मजी और ऑप्शन डी है प्रभेद। ठीक है, तो
अगर दोनों कारक है, दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो हम उसे सम बोलेंगे, सम युग्मजी बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। अगर दोनों ही अलग अलग हो तो हम उसे विषम युग्मजी बोलेंगे। तो क्वेश्चन 9 का सी सम युग्मजी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी जीव में उपस्थित दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे सम युग्मजी होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, केंद्रक में पाई जाने वाली धागे की समान संरचना को क्या कहते हैं? जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है धागे की समान संरचना, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गुणसूत्र, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन डी है हिस्टोन और ऑप्शन डी है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो हमने गुणसूत्र क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है, गुणसूत्र को हमने पढ़ा है। तो गुणसूत्र क्या है? वो जीन को कैरी किया रहता है, उसमें बहुत सारे जीन पाए जाते हैं जो कारक है, गुण और लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो जो केंद्रक में पाए जाने वाली जो धागे की समान जो संरचना होती है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो होता है हमारा गुणसूत्र मीन्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ऑप्शन ए गुणसूत्र क्रोमोसोम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो धागे की समान संरचना जिसकी होती है केंद्रक के अंदर, वो होता है गुणसूत्र क्रोमोसोम, ठीक है। तो केंद्रक में पाए जाने वाली धागे की समान संरचना को गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये हमारे आनुवांशिकी जेनेटिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, ताकि आपके अगर कुछ इसलिए कि आपने जो ये टॉपिक पढ़ा है, इससे रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ा है, उसको कितने अच्छे से आपके माइंड में क्लियर है, कितने अच्छे से समझा है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए ताकि आपके कुछ भी डाउट हो तो वो भी क्लियर होते रहे और आपको क्लियरिटी आ जाए इस चैप्टर से। तो यहाँ की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।